अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके थे, और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था। अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ, उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी?
तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियां भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां उनकी शादियां गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है।
विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। बाबूजी, ये कुछ पैसे सिलाई से मैंने जोड़े थे, इन्हें आप रख लीजिए, शादी की तैयारी में काम आएंगे। नहीं मेरी बच्ची, बेटियों के पैसे लेने से माता पिता को पाप लगता है और तू क्यों हमें इस पाप का भागीदार बनाना चाहती है? ये सब भी तो आपके कारण ही कमा पाई हूँ ना। अगर आप दोनों मुझे ये सिलाई का काम नहीं सिखा पाते तो मैं ये पैसे कैसे जोड़ पाती? इस पर तो पहला हक आपका ही बनता है। अपनी बेटी के बहुत कहने पर उसके माता पिता उसके दिए हुए पैसे रख लेते हैं। जीते रहो मेरी बच्ची। देखते ही देखते नेहा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाने के बाद कहती है, देख बहू, आज से मैं चिंता मुक्त हूँ। आज से घर की सारी जिम्मेदारी बहू तुम खुद संभालो। कल सुबह तड़के 5 बजे उठ जाना और घर के काम काज में लग जाना। किसी भी तरह की देरी मुझे पसंद नहीं, समझी? लेकिन सोने से पहले बर्तन साफ कर लो, फिर पूरा घर साफ कर ले। अब मुझ बुढ़िया से ये सब काम नहीं होता। और शादी की भाग दौड़ में मैं काफी थक भी गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कर लूँगी। आई बड़ी सब संभाल लूंगी वाली। पहले अपना घूंघट तो ठीक से संभालना सीख। मुझे सर से खिसकता पल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये घूंघट हमेशा इस घर की बहू के सर पर रहना चाहिए। चल अब जा, लग जा काम पर। कलावती की बातों से पहले दिन ही नेहा को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि उसकी सास कितने खड़ूस स्वभाव की है। वो सर पर घूंघट करके काम काज में लग जाती है और कुछ ही देर में सारा काम समेट लेती है। उफ, सारा काम खत्म हो गया। अब जाकर मैं आराम कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है। फिर नेहा जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन 5 बजे उठकर घर के सारे काम करती है, लेकिन घूंघट सर पर होने की वजह से उसे काम करने में काफी दिक्कत होती है। या तो उसका सर दीवार से टकरा जाता है, या उसका हाथ चाकू से कट जाता, या वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है, फिर सबको खाने को देती है। ऐसे ही उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, ये क्या, तोरी की सब्जी? भला इसे कौन खाएगा? जा मेरे लिए कुछ और लेकर आ। पक गई मैं ये सब बेकार की सब्जियां खाकर। लेकिन माँ जी, घर में जो था वो मैंने बना दिया। तो अपने बाप को बोल, वो कुछ दहेज में पैसे दे देता, जिससे हम कुछ अच्छा बनाकर खा लेते। दरअसल ये सारा गुस्सा दहेज में सिर्फ एक सिलाई मशीन मिलने का था। नेहा के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, वो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, सिवाय उनके पास रखी सिलाई मशीन के। अपने बाबा के खिलाफ ये सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आंसू पीकर चुप रह जाती है। तभी राकेश अपनी माँ से, माँ, क्यों इस बेचारी को ताने दे रही हो? और तुम जानती हो ना, मजदूरी करके मैं कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता, तो फिर हम तुम्हारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी कर पाएंगे? अपने पति की लाचारी देख उसको उस पर बहुत तरस आता है और अब वो ठान लेती है कि अब वो सिलाई का काम करके ही रहेगी। वो अपनी शादी में आई सिलाई मशीन निकालती है और कपड़ों की दुकानों पर जाकर घर के लिए सिलाई का काम मांगने लगती है, लेकिन उसका लंबा घूंघट देखकर उसे कोई भी काम नहीं देता। सेठ जी, मुझे कपड़े सिलाई का काम दे दीजिए। अरे तू क्या ही कपड़े सिलेगी इतने बड़े घूंघट में? अरे तुझ जैसी गंवार को काम भी क्या ही आता होगा। चल जा यहाँ से। नेहा उदास होकर घर आ जाती है। अब वो अपने घर के बाहर कपड़े सिलाई का बोर्ड लगा देती है और दुकान के मुकाबले कम दाम रखती है। अगले दिन एक कस्टमर उसके घर पर आती है। देखिए, मुझे अपने लिए पटियाला सूट बनवाना है, जो मुझे कल तक ही चाहिए। किसी भी टेलर ने जल्दी में बनाने से मना कर दिया है, लेकिन क्या तुम इसे बना पाओगी? आप घबराइए मत और बेफिक्र रहिए, आपको कल तक सूट मिल जाएगा।
नेहा जैसे तैसे घूंघट में उसका नाप लेती है और फिर सूट काटने बैठती है, लेकिन घूंघट में उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता और वो घूंघट सर से हटाने लगती है, लेकिन तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसके बालों को जोर से पकड़कर घुमाने लगती है। अगर आज के बाद मैंने तुझे सर से घूंघट हटाते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो नेट वाली साड़ी पहनती है और उसका घूंघट करके सूट सिलने लगती है। वो सारी रात जागकर वो सूट तैयार कर देती है। अगले दिन जैसे ही वो लड़की अपना सूट लेने आती है तो इतना सुंदर और स्टाइलिश सूट देखकर वो बहुत खुश होती है और वो उसके दुगने दाम देकर वहाँ से चली जाती है। अब नेहा के पास ग्राहक उसके काम की तारीफ सुनकर आने लगती है, जिससे नेहा की कमाई काफी बढ़ जाती है और वो हर जगह घूंघट वाली दर्जी बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। नेहा अपनी सास के लिए बढ़िया सा सालन और खीर बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आज आपके लिए आपका मनपसंद चिकन का सालन और खीर बनाई है। मुझे समझ आ गया है बहू, इंसान के संस्कार उसके कर्मों से पता चलते हैं, घूंघट डालने से नहीं। अब से तुझे ये घूंघट डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, अब तो ये घूंघट मेरी पहचान बन गया है। अब मैं घूंघट डालकर ही कपड़े सिलूंगी। अब उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है और वो सब हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। चल निकाल पैसे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे बोतल लेनी है, चल। मेरी दोनों बच्चियों के कपड़े फट गए हैं, मैं उन्हें कपड़े तक नहीं दिलवा पा रही हूँ और आप हैं कि आपको अपने पीने की पड़ी है। छी, कैसे बाप है आप, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ और तू मुझे लेक्चर देने में लगी हुई है। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। हरीश ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। वो गुस्से में चूल्हे के पास रखा एक बड़ा सा बर्तन उठाता है और उससे भावना के सर पर वार कर देता है, जिससे भावना के सर से खून निकलने लगता है। फिर गुस्से में हरीश वहाँ से चला जाता है। फिर भावना अपने सर का खून साफ करके एक कपड़े का कतरन अपने सर पर बांध लेती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों के फटे हुए कपड़े सिलने लगती है। शाम को भावना अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। क्या माँ, आज फिर से रोटी जामुन की सब्जी के साथ ही खानी पड़ेगी? हाँ माँ, हमें कब से दूसरी सब्जी खाने का मन है, आप कभी तो दूसरी सब्जी बना दो ना माँ। बच्चों, आजकल मेरा काम थोड़ा मंदा चल रहा है और बाजार में सब्जी भी बहुत महंगी मिल रही है। वो तो हमारे आंगन में जामुन का पेड़ है, जिस कारण मैं तुम्हें इसकी सब्जी बनाकर खिला पाती हूँ। लेकिन माँ, अपने आंगन में ये जामुन का पेड़ आखिर आया कहाँ से? ये बात सुनकर भावना पुरानी यादों में खो जाती है। बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तेरे पास कुछ भी खाने को है तो इस बूढ़ी को दे दे बेटा। भावना 2 रोटी सब्जी के साथ अम्मा को खाने को देती है। मेरे पास तुझे देने के लिए इस जामुन के पौधे के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसे तू अपने आंगन में लगा लेना, एक दिन ये तेरे बहुत काम आएगा। भावना उस पौधे को अपने हाथ में पकड़कर देख ही रही होती है कि पलक झपकते ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर भावना उस जामुन के पेड़ को अपने आंगन में लगा लेती है। बेटी, अगर आज हमारे पास ये जामुन का पेड़ नहीं होता तो हम क्या खाते? ये सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक घर नहीं लौटी, आखिर कहाँ रह गयी? भावना उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर घर के पीछे पत्ते खेल रही अपनी दोनों बेटियों पर जाती है। चल अब जल्दी से पत्ते फेंक और ये देख, मैं जीत गई। ये देखकर भावना को बहुत गुस्सा आता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों का बाप कम था क्या, जब तुम दोनों भी पत्ते खेल रही हो? चलो यहाँ से, लगता है मुझे किसी भी तरह पैसे जोड़कर इनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी स्कूल की ड्रेस, किताबें, फीस, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है।
देखिए, मुझे मेरी माँ ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आप बहुत अलग अलग तरह का सुंदर डिजाइन वाला लहंगा बना सकती हैं। ये लहंगा मैं आपको बहुत ही भरोसे के साथ बनाने के लिए दे रही हूँ। ये लहंगा पूरे 1 लाख रुपए का है और इसे सिलने के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। लेकिन हाँ, इसे बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। अगर इस लहंगे में कोई भी दिक्कत आई तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? 10,000 सुनते ही भावना ने झट से हाँ कर दी। अब वो दिन रात एक करके पूरी मेहनत से उस लहंगे को सिलने बैठ गई। 4 दिन के अंदर ही उसने पूरा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। इतना सुंदर लहंगा देखकर उन दोनों बहनों ने कहा, माँ, आप तो कितना अच्छा लहंगा बना लेती हो। आप हम दोनों के लिए भी ऐसा लहंगा बना दो ना। हाँ माँ, आप बना दो ना हमारे लिए। अच्छा ठीक है बच्चों, इस लहंगे को सिलने से जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन भरवाने, तुम्हारे लिए स्कूल की किताबें, ड्रेस लेने के बाद फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं तुम दोनों के लिए बाजार से कपड़ा लाकर लहंगा सिल दूंगी। लेकिन शराब के नशे में धुत हरीश वो सारी बातें सुन लेता है। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और भावना से अपना लहंगा लेकर बदले में पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हरीश भावना से वो पैसे छीन कर ले जाता है। भावना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरीश उसकी एक नहीं सुनता। वो पैसे मुझे दे दीजिए, उनसे मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है, उनके लिए लहंगे बनाने के लिए कपड़ा लाना है। हरीश उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। भावना थक हार कर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से एक जामुन आकर उसकी गोद में गिरता है। मैं एक जादुई जामुन हूँ जो कई दिनों से तुम्हारे दुखों को देख रहा है। मेरे इन जामुनों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगे बनाकर तैयार कर सकती हो। वो ना तो कभी फटेगा और ना ही खराब होगा और ना ही इस पेड़ से ये जामुन कभी खत्म होंगे। इतना कहते ही उसके सामने जामुनों का ढेर लग जाता है। फिर भावना पेड़ के नीचे सिलाई मशीन लाकर उसकी छांव में ही बैठकर अपनी दोनों बेटियों के लिए जामुन के लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर अपनी दोनों बेटियों को पहनाती है। उन जामुन के लहंगों को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और खुशी से आंगन में झूम रही होती हैं। सड़क किनारे से गुजर रहे लोगों की नजर जब उनके जामुन से बने लहंगों पर जाती है तो वो भी भावना के पास ऑर्डर देने आने लगते हैं और एडवांस के तौर पर उसे पैसे दे जाते हैं। हरीश फिर से जैसे ही भावना से पैसे छीनने आता है तभी जादुई जामुन का पेड़ उसे बहुत मारता है। ये देखकर हरीश डर जाता है। तभी जादुई पेड़ कहता है, बहुत परेशान कर लिया तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करो, ये जैसे भी है मेरे पति हैं। भावना, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। सचमुच तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। और जादुई पेड़, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने परिवार को कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से हरीश शराब छोड़ देता है और वो कुछ ही दिनों में काफी अमीर हो जाते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।